हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार हूँ, एकदम बढ़िया। चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, ये है अपने पास क्लास नंबर 4। इससे पहले मैं आपको 3 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं या हैं, वो लोग पहली 3 क्लासेस अगर देख कर आओगे तो मैं आपको 100% मैथ्स यहाँ पर सिखा दूंगा। पूरी क्लास को मैं साथ लेकर चलता हूँ, लेकिन पहले आप लोग इन क्लासेस को देख कर आओगे, पहली 3 क्लास को। उसके बाद ये 4 नंबर जो क्लास है इसको हम लोग करते हैं। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए फाइल अपलोड करता हूं और उसके बाद क्वेश्चंस करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। नमस्कार 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 भाई। काफी सारे क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो हम लोग कर चुके थे। वैसे अगर आपको पता हो तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पॉइंट नंबर शायद मैंने 9 तक पॉइंट आप लोगों को पढ़ा दिए थे। कितने पॉइंट पढ़ा दिए थे भाई, ये बात भी मुझे आप लोग बताना। ये क्वेश्चंस मैं आपको 29 कल कर चुका था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक करते हैं। 10 पॉइंट 9 पॉइंट हो चुके थे, 10 हो चुके थे। 10 हो चुके थे क्या? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राम राम भाई। अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर 11 नंबर पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। जैसा आपको पता है कि टोटल मैं 17 पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या यहां पर के लिए अद्वितीय है, यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो आपको ऐसा पता होगा। जब भी यूनिक सॉल्यूशन हो, अद्वितीय हल अगर कभी भी हो, तो आप लोगों को यह पता होगा कि a1/a2 इस कंडीशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है अपने पास किसके बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के। उम्मीद करता हूं कि यह बात आप लोगों को पता होगी। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहाँ a1 का जो मान है इसको हम लोग a1 मानेंगे। a1 का मान 2k है और a2 का मान अपने पास 6 है। नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के -2 अपॉन अपने पास कितना है माइनस का अपने पास 2। और यहां पर भी क्या -2 आएगा क्या? यहां पर भी -2 ही है। तो माइनस से माइनस हट गया, 2 से अपने पास 2 कट गया है। तो के की वैल्यू मुझे बताइए नॉट इक्वल टू 3 होनी चाहिए क्या? और के का मान नॉट इक्वल टू अपने पास 3 होना चाहिए। तो ये अपना आंसर आ गया। क्या के इक्वल टू 0 भी आंसर हो सकता है क्या? 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है। के बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इसलिए अपने पास फिर तो यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो होगा अपने पास अद्वितीय हल होंगे। तो ये अद्वितीय हल के लिए एक ही हल अगर होगा तो के का मान अपने पास 0, ये भी हो सकता है। तो आंसर वैसे ज्यादा ठीक तो जैसे अगर देखा जाए तो ये 3 के बराबर ये वाला आंसर यहां पर होगा। लेकिन ऑप्शन बनाने के लिए ये भी लिख दिया तो ये भी आंसर वैसे ठीक लग रहा है। के इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है ना? के नॉट इक्वल टू 0 ये भी आंसर गलत हो गया। 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। के 3 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0, 0 तो हो सकता है। तो अपने पास ये आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ए और बी दोनों 0। एक ये है कि के का मान 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 0 पर भी अद्वितीय हल होगा, 1 पर भी होगा, 2 पर भी होगा। क्या 0 पर कोई पूछे होगा क्या? हाँ होगा। क्या 1 पर होगा क्या? हाँ होगा। क्या 2 पर होगा क्या? हाँ होगा। क्या 4 पर होगा क्या? हाँ होगा। तो कुछ भी हो सकता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ए और बी दोनों। वैसे ए को टिक करना वो ज्यादा ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर अपने पास ये वाला। संगामी रेखाएं अगर हो तो मैं आप लोगों को कॉन्करेंट लाइन तो वैसे आसान होता है, यही पढ़ा देता हूं। वैसे लास्ट में लिखा हुआ है, इसी को मैं पॉइंट नंबर 11 बनाकर इसी को यहां पर पढ़ा देता हूं। पॉइंट नंबर 11 फिर चल लेंगे ट्रायंगल में। शुरुआत में ध्यान रखना, पहले दिन जो पेज आप लोगों के लिए मैंने लिखा था उसमें अपने पास ऐसा नहीं था, उसमें कॉन्करेंट लाइन मैंने लास्ट में लिखी थी। 11 नंबर पर उस पेज पर ट्रायंगल है। शुरुआत में अगर आप लोग जाओगे तो ट्रायंगल आप लोगों को मिलेगा शुरुआत वाले पेज पर। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आ गया और ये चीज आसान होती है। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि कॉन्करेंट लाइन या संगामी रेखाएं होती क्या है। संगामी रेखाएं यदि दो या दो से अधिक लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन या संगामी रेखाएं।
दो या दो से अधिक लाइन अगर एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस टाइप की लाइन को हम लोग बोलते हैं संगामी रेखाएं या कॉन्करेंट लाइन। तीन या तीन से अधिक लाइन अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं संगामी रेखाएं हैं, संगामी लाइन है। और ये जो अपने पास है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पॉइंट होगा वो अपने पास कॉन्करेंट पॉइंट होता है, संगामी बिंदु होता है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा आसान पॉइंट है, इसमें कहीं कुछ आएगा नहीं। ध्यान रखना, तीन लाइन अगर अपने पास है, a1x प्लस अपने पास b1y प्लस अपने पास b1y प्लस c1 इक्वल टू अपने पास 0। यहां पर दूसरा अपने पास है a2x अब प्लस अपने पास b2y प्लस अपने पास c2 b2y प्लस अपने पास c2 इक्वल टू अपने पास 0। मुझे बताइए, ऐसा अपने पास है दो लाइन, और तीसरी लाइन है a3x प्लस b3y प्लस अपने पास b3y प्लस अपने पास c3 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से इन दोनों लाइन को, क्या दो लाइन अगर अपने पास तीन लाइन है जो एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इनको कॉन्करेंट लाइन हम लोग बोलते हैं। तो मुझे बताइए, दो लाइन अगर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो क्या अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्या? इन दोनों को अगर सोल्व करोगे आप लोग तो अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और जो भी कोऑर्डिनेट अपने पास आए वो क्या इस तीसरी लाइन को इसको सेटिस्फाई करेंगे क्या? तीसरे में आप लोग उसको पुट कर देना, इसको 100% सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये लाइन भी यहां से पास हो रही है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है। याद रखना, कभी भी इस चीज को ध्यान से समझिए, थोड़ी देर के लिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कहीं भी ऐसा अपने पास है a1x प्लस अपने पास b1y प्लस अपने पास b1y प्लस अपने पास c1 इक्वल टू अपने पास यहां पर 0, ये अपने पास दूसरा जो होगा इसको मैं लिखता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको अगर कोई बच्चा सोल्व करना चाहे, यहां से x और y का मान अगर सोल्व करना चाहता है तो वो क्या करेगा, इस चीज को लिख सकता है a1x प्लस b1y इक्वल टू माइनस का c1, और इस चीज को आप लोग लिख सकते हो a2x प्लस b2y बराबर में माइनस का c2। ये चीज लिखी जा सकती है। बोलिए, इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये हम लोगों ने कैसे लिख दिया है? मुझे अगर x का मान निकालना है, ध्यान से समझना, मुझे अगर x का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, y को बराबर करूंगा, यहां b1 है यहां b2 है, तो मैं पहली इक्वेशन को इंटू करूंगा b2 से, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है, और दूसरे को मैं इंटू करूंगा b1 से। तो यहां पर जब b2 से इंटू करोगे तो ये क्या बनेगा, a1 b2, जो मैं बोलता जा रहा हूं बस वो समझते चलो। ये क्या बनेगा, b1 b2 y बराबर अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा, इधर भी इंटू करना पड़ेगा, अकेले एक तरफ नहीं कर सकते, इंटू किया तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। इससे अपने पास ये बन गया, और दूसरे को इंटू करोगे तो ये बन जाएगा b1 a2 या a2 b1, a2 पहले लिख लेते हैं, a2 b1, यहां पर इंटू कर रहा हूं मैं b1 से x, प्लस ये बन जाएगा b1 b2 y, b1 b2 y अपने पास बन गया, बराबर अपने पास होगा माइनस का c2 इंटू b1, दोनों तरफ अपने पास बनाना पड़ेगा। याद रखना, यहां से इसमें से अगर इक्वेशन फर्स्ट में से मैं सेकंड अगर माइनस कर दूं, यहां पर इसमें से माइनस माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो मुझे बताइए क्या ये कट गया है क्या? तो x अगर कॉमन ले लो तो यहां पर क्या बचेगा, आप कहोगे सर a1 b2 माइनस a2 b1। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये अपने पास होगा इनटू x है, और बराबर में कितना होगा, बराबर में होगा c2 b1, ये तो मैं लिखूंगा पहले, और यहां पर ये नेगेटिव वाला मैं बाद में लिख लेता हूं c1 b2। तो x का जो मान होगा, x की जो वैल्यू होगी, वो सभी लोग मिलकर ये बताइए क्या c2 b1 माइनस अपने पास c1 b2 अपोन में क्या अपने पास यहां पर अपोन में क्या अपने पास ये होगा क्या a1 b2 माइनस a2 b1। क्या ये चीज सारे लोग समझ पाए हो क्या कि x का मान ये कहां से आ गया है? ध्यान से समझते चलो, मैं थोड़ा सा आपको प्रत्येक बच्चे का चाहता हूं कि थोड़ा बेसिक क्लियर हो। मुझे ये बताइए, अगर मुझे यहां पर y का मान निकालना हो तो मुझे x को काटना पड़ेगा, अगर y का मान मुझे निकालना हो तो पहली इक्वेशन को बताओ इनटू आप लोग किससे करोगे? ये जो वैल्यू इससे अपने पास आएगी, यहां से एक बार मैं इधर लिखता हूं a1x प्लस अपने पास b1y बराबर माइनस c1। मुझे y का मान अगर निकालना हो a2x प्लस b2y बराबर अपने पास c2 है, तो यहां से अगर आपको इसका मान निकालना हो, y का मान निकालना हो, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो पहले वाले को तो इंटू कर दो a2 से, तो यहां से क्या आएगा, पहले वाले को a2 से इंटू करोगे तो a1 a2 इंटू x होगा, प्लस अपने पास a2 से इंटू करोगे तो a2 b1 y होगा, बराबर माइनस का अपने पास c1 a2 होगा। आपने a2 से इंटू किया है, दूसरे को a1 से इंटू करोगे तो a1 a2 x होगा अपने पास,
A1 से इंटू किया है तो A1 अपने पास B2Y होगा, और माइनस का अपने पास, ये माइनस का साइन है यहाँ पर, माइनस का अपने पास C2A1 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्योंकि मुझे अब की बार y का मान निकालना है, तो इसके साथ जो इंटू में उसको सेम कर लिया, और जब मैं माइनस करूंगा, माइनस माइनस और प्लस, तो यहाँ पर ये चीज कट जाएगी, और ये क्या बचेगा, A2 अपने पास B1 इन माइनस अपने पास A1 B2 इंटू अपने पास y है, और बराबर में अपने पास कितना होगा, C2A1 अपने पास माइनस C1 A2 अपने पास, और y का मान मुझे बताइए क्या अपने पास ये आ जाएगा क्या, C2A1 माइनस अपने पास C1 A2 अपॉन अपने पास कितना होगा, ये अपने पास होगा A2 B1 माइनस अपने पास A1 B2। बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक फ्रेज पेज पर आपको लेकर जाता हूं, और ध्यान से समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दो लाइन में A1X प्लस अपने पास B1Y, जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, B1Y प्लस अपने पास C1 इक्वल टू अपने पास 0, ये अपने पास A2X प्लस अपने पास B2Y प्लस अपने पास C2 इक्वल टू अपने पास 0 है। ये दो इक्वेशन अपने पास हैं, और यहां से एक टीचर ने इसको, जैसे मैंने अभी भी सोल्व करना सिखाया था, उसने सोल्व करना सिखा दिया, और उसने कहा कि इसको रट लेना भाई। ये दो चीज अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये दो चीजें आप लोगों को रटनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी कि y का मान तो ये होता है और x का मान ये होता है। दूसरे दिन उसने इस पर क्वेश्चन करवाया, और बच्चे जो थे ना वो A1 A2 B1 B2 भूल गए किधर आएगा, और छोटी सी गलती कर दी। फिर उसने फिर से बच्चों को समझाया और कहा कि कल गलती मत करना, वापस से समझाता हूं, पूरा वापस से कहा, और लास्ट में कहा याद कर लेना नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। फिर उसने क्या किया, वापस अगले दिन किया, और बच्चों ने फिर से, किसी ने 3 4 5 बच्चों ने फिर गलती कर दी। फिर वो सोचे कि ठीक है बाकी के तो समझ में आ ही गया, और फिर उन्होंने 5 दिन बाद इस चीज को छोड़ दिया, और 5 दिन बाद फिर से ये क्वेश्चन दिया, तो फिर से क्लास, आधी से ज्यादा क्लास ने फिर से, उसने क्या किया कि फिर से A1 A2 B1 B2 भूल गया पूरी क्लास में कुछ बच्चे, तो टीचर ने कुछ बच्चों को पीट दिया। पीटने के बाद अगले दिन फिर टेस्ट लिया, और फिर बच्चे भूल गए। तो टीचर परेशान कि ये यार पीट भी दिया, अब इससे ज्यादा तो मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो महान अध्यापक थे उन्होंने क्या किया, चीजें याद ही नहीं करनी पड़े, तो उन्होंने कहा कि एक तो आपको किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, और एक किसका मान निकालना है, वाई का मान निकालना है। तो अपोन में क्या आएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा। बच्चे को कहा कि आपको पता है क्या फ्रैक्शन में आएगा, बच्चों ने कहा कि हाँ सर पता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये याद कर लो, अपोन में ये आता है, इसको इससे इंटू करते हैं, माइनस इसको इससे इंटू करते हैं। तो बच्चों को डायग्राम बनाकर जब उन्होंने बताया, तो उनके ये चीजें A1 B2 माइनस B1 A2, ये चीज उनके याद हो गई। बोले हाँ सर ये चीज अब नहीं भूलेंगे, आपको पीटने की जरूरत थी नहीं, पहले ही बता देते, ये डेमो देने की क्या जरूरत थी। A2 B1 अपोन में तो ये आएगा, बोलिए दोनों जगह देखिए, A2 B1 माइनस A1 B2, A2 B1 ऊपर से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम लोग, x का मान निकालने के लिए पहले लिखेंगे, ये बाद में तो सेम वही लिख सकते हो, A2 B1 माइनस B1 A2। ध्यान रखना इस चीज से काम चल जाएगा, आप लोग अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो। दूसरी बात, अब अगर x का मान आपको निकालना है, टीचर ने कहा कि x का मान निकालना है, तो इस वाले पार्ट को आप छोड़ दिया करो। x का मान निकालना है तो इसको देखना ही नहीं है, और यहां से शुरू कर दो। इसका इंटू इससे करना है, b1 का इंटू करना है c2 से, माइनस b2 का इंटू करना है c1 से। ये आप लोग याद कर लो। और सर y का, एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, बोले सर y का मान निकालना हो तो टीचर ने कहा y को छोड़ दो, लेकिन शुरुआत आगे से करना। y का मान निकालना तो y को छोड़ दो, यहां से शुरुआत मत कर देना। कुछ बच्चे गलती करेंगे, A1 C2 लिखेंगे, वो मत लिखना, आगे से शुरुआत करते हैं। पहले ये लिखेंगे C1 A2 लिखेंगे, माइनस अपने पास कितना लिखेंगे, A1 C2। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो कि ये कहां से आया। और कभी कभार मैं भी इस चीज को काम में लूंगा जब भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बेसिक तरीका पहले वो होता है, लेकिन हमारे महान अध्यापकों ने इन चीजों को बच्चों को याद करवा दिया कि इस टाइप से आप लोग अगर करोगे तो ये आप लोगों को याद होगा। अवंतिका को आपको पता है पहले, अरे वाह बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। तो यहां पर मैं क्या समझा रहा था, मैं ये समझा रहा था, मैं एक बार फिर बता देता हूं कुछ बच्चों को जिनको नहीं पता, उनकी मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से जब भी कॉन्करेंट लाइन होती है तो यहां से एक्स और वाई का मान निकालते हैं। जिस बच्चे को थोड़ी देर पहले नहीं समझ में आया कि एक्स का मान क्या होगा, मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इस फॉर्म में ये चीज याद रहती है। आपको पता है ना, इस चीज तरीके से ये याद रहती है। एक्स का मान निकालना तो पहले दो को, अपोन में तो क्या आएगा यहाँ पर, A1 B2 माइनस A2 B1। अपोन में तो यही आएगा, बिल्कुल मत घबराना। A1 8, ये चीज अब याद करनी है भाई, A1 B2। और ऐसे टीचर नहीं तो पीट देगा आप लोगों को अगर याद नहीं करोगे तो। इतनी आसान चीज तो याद करना, नहीं तो फिर हमेशा पिटते रहोगे। मुझे बताइए, x को छोड़कर इसको इंटू कर देंगे, तो इसका इससे इंटू करोगे तो B1 C2 अपने पास, माइनस अपने पास B2 C1 होगा।
और y का मान लिखना है तो y को छोड़ दो, इसको इंटू कर दो, तो ये होगा C1 A2 माइनस अपने पास A1 C2 अपने पास होगा। और मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या ये जो वैल्यूज हैं, सारे लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ये जो वैल्यू है वो क्या आप लोग यहां पर तीसरे को सेटिस्फाई करेंगे क्या? तो चाहो तो ये चीजें सोल्व कर लो, लेकिन कॉन्करेंट लाइन के लिए इतनी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉन्करेंट लाइन तो मैं इसलिए पढ़ाता हूं सिर्फ और सिर्फ ताकि ये चीज मैं आपको याद करवा सकूं। बाकी कॉन्करेंट लाइन एग्जाम में अगर कभी आती है तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, जैसे तीन लाइन अपने पास है, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इक्वल टू अपने पास k है। दूसरी लाइन अपने पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू अपने पास 12 है, और ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तीनों अगर कॉन्करेंट लाइन है तो आप लोग क्या काम कीजिए, इन दोनों को सोल्व करके क्या x का और y का मान निकाल सकते हो क्या? और वो जो अपने पास x और y की वैल्यू है वो फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगी, तो यहां पर आप लोग सोल्व कर लेना। ठीक है ना? हाँ गौरव, पहले 17th पॉइंट मैंने पहले पढ़ा दिया भाई। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो इसको सोल्व करने का तरीका या तो मैंने अभी भी बताया उससे कर लेना, या आसान चीजें अगर हो तो आप लोग डायरेक्ट उसी तरीके से करना, अलजेब्रा वाले तरीके से कि एक्स का मान बराबर कर लो, 2 से इंटू करोगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू अपने पास 10 होगा। तो यहां से जब माइनस आप लोग करोगे तो ये भी कोई बड़ी चीजें नहीं होंगी, ऐसे ही कर लेना, वो याद नहीं रहे तो y का जो मान होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आपको y की वैल्यू सर 2 होगी। जहां आपका मन करे y का मान इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट करो, तो x का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 3 लिख दो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूंगा ठीक है भाई। तो यहां पर x की जो वैल्यू है 4 इंटू 3 अपने पास होगा, और ये अपने पास y का मान 3 इंटू 2 होगा। तो यहां पर ये आ गया अपने पास k। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 12 और 6 18, तो k का जो मान आ गया है वो 18 आ गया है। क्या आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात समझ पाए हो क्या? मुझे ये बात बता दीजिए। आ गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। आइए हम चलते हैं पॉइंट नंबर, क्योंकि 11 नंबर 17 वाला पॉइंट मैंने 11वें नंबर पर पढ़ा दिया है, तो मैं आगे बढ़ता हूं पॉइंट नंबर 12 के लिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ट्रायंगल के बारे में, और आपको उससे पहले मैं करवा दूंगा टेक्नोलॉजी की सहायता से चुप। बिल्कुल चुप मतलब बिल्कुल चुप, शांति। ध्यान से समझिए। अब पहला पॉइंट जो मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सेंट्रोइड के बारे में। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट मैं पकड़ूंगा, काफी डिटेल से, अच्छे से, ढंग से मैं आपको समझा दूंगा। सेंट्रोइड या केंद्रक के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सभी लोगों को ये चीज, चलिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। सेंट्रोइड या केंद्रक के बारे में एक बात, यहां पर दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ी है, एक जिन्होंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी। सिर्फ दो ही लोग हैं, एक जो ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं और एक जो ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं। तो मैं दोनों की अगर बात करूं, जो ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं वो लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा मुझे बताना जरूरी है, नहीं तो वो लोग फंस जाएंगे। याद रखना यहां से। अब मैं आपको थोड़ी देर, अगले 25 या 30 मिनट तक ट्रायंगल की थ्योरी में आप लोगों को बताने वाला हूं। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मीडियन। जिसने पढ़ी है उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, जिसने नहीं पढ़ी तो अब ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो अपने पास होगी मीडियन या अपने पास माध्यिका। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड का, अब ये याद रखना पड़ेगा, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, और एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस, मीडियन होंगी कितनी, अब आप कहोगे 3, तो एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र। एक ट्रायंगल की, या सेंट्रोइड भी नाम इसी का है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको सेंट्रोइड या अपने पास ग्रेविटी सेंटर, इसका नाम केंद्रक भी होता है और गुरुत्व केंद्र भी होता है। तो जो गुरुत्व केंद्र होता है वो माध्यिका को हमेशा 2:1 में बांटता है। क्यों बांटता है, ये सारी चीजें अगर देखना चाहते हो तो आपके पास है पिछला चैप्टर ज्योमेट्री में जाओ, वहां पर सारी चीजें मैंने एकदम डिटेल से, अच्छे से, ढंग से समझाई है कि अपने पास ये मिड पॉइंट पर मिलने वाली लाइन मीडियन, और ये 2:1 में क्यों बांटता है, ये चीज एकदम डिटेल से आप लोगों को मैंने बताई है। मैं यहां पर प्रत्येक बच्चे को क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड। ये नाम इसी का है, ग्रेविटी सेंटर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए, इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं बी पॉइंट के, वो मान लो x2 y2 हैं, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं सी के, वो मान लो x3 y3 हैं। तो ध्यान रखना, गुरुत्व केंद्र के ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ग्रेविटी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर आप लोगों को चाहिए, गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक अगर आप लोगों को चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई अपने पास 3 होगा,
और यहां पर अपने पास होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन अपने पास 3 होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हमेशा याद रखना, तीनों वर्टेक्स देकर अगर आपको गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक अगर पूछे तो पहले x1 x2 x3 को जोड़ लो, फिर y1 y2 y3 को जोड़ लो, और यहां पर आप लोग सोल्व, इस चीज को सोल्व क्या करना है, याद करना है। बात है कि सर ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा आप समझा दीजिए तो हमें थोड़ा समझ में आएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा कि इसको याद करना है, समझने की जरूरत है नहीं, आपको याद करना है, याद करना है, याद करना है। फिर भी जो स्टूडेंट मेरी क्लास में आते हैं वो नॉर्मली आते ही इसलिए हैं कि मुझे हर चीज का क्यों पता लगे, मेरा बेसिक क्लियर हो, और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, और जरूरी नहीं कि सेंट्रोइड ही पूछे, मीडियन की लेंथ पूछ ले और कुछ पूछ ले तो भी मैं कर पाऊं। इसलिए मैं हर चीज का क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी आपको जरूरत है। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या अपने पास मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है क्या? आप कहोगे हाँ मिलती है। तो मिड पॉइंट के जो वर्टिसेज अपने पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट डी मान लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? तो आप लोग खुद बोलोगे सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन को आपने एक दो दिन पहले पढ़ाया था कि जोड़ के डिवाइड करना है 2 से, और ऐड करके डिवाइड करना है 2 से। y2 प्लस y3 डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो ये लो अपने पास यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर कभी भी हमें मीडियन की लेंथ पूछे तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें न्यूमेरिक वैल्यू में दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें न्यूमेरिक वैल्यू में दिए हुए हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आप लोगों को अच्छे से याद होगी। लेकिन मुझे तो यहां पर मीडियन की लेंथ तो निकाल ही सकते हैं, मुझे तो ग्रेविटी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए। तो यहां पर क्या आपको सेक्शन फॉर्मूला याद है क्या? इंटरनल डिवीजन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो 1 का तो इंटू होगा x1 से, 1 इंटू x1 ऐसे होगा, और इस 2 का जो इंटू होगा, 2 का इंटू इधर होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहां पर बनेगा x2 प्लस x3, m इंटू x1 n इंटू x2 x3। यहां पर उल्टा इंटू होता है और नीचे m प्लस n, 2 प्लस 1 जोड़ोगे 3, इसलिए ये आता है। एक बार फिर अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, जिसको समझ में अच्छी बात है, नहीं समझ में तो क्या कर सकते हैं, याद तो करना ही आपको है। यहां पर ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, तो उल्टा इंटू जाता है। याद करो, एमपीजी से भी याद करो, 1 का इंटू y1 से होगा तो y1, इसका इंटू 2 का इंटू इससे होगा दोनों से, तो y2 प्लस y3 होगा, और अपॉन में अपने पास 1 प्लस 2 का मतलब ये अपने पास आ जाएगा 3। ग्रेविटी सेंटर का ये फॉर्मूला क्यों होता है, एक बार सारे लोग मिलकर बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? और हम लोगों को माध्यिका की लंबाई भी पूछ सकता है, या दूसरा अपने पास ये वाला क्वेश्चन बनता है। उम्मीद है मैं आप लोगों को समझा पाया हूंगा। धीरे धीरे हम लोग आगे वाले पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट की मैं बात करूंगा ये था अपने पास सेंट्रोइड। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की आप लोगों के लिए बात करता हूं, पॉइंट नंबर 2 की, और वो अपने पास होगा इन सेंटर के बारे में, अंत केंद्र के बारे में। एक वो बच्चे जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ी है तो उनको ये चीजें याद होंगी, जिन बच्चों ने ज्योमेट्री मुझसे नहीं पढ़ी और इनको मैं बहुत डिटेल से, इसमें 15-15 पॉइंट और ज्योमेट्री तो इनकी मैं बहुत डिटेल से आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो याद रखना, ध्यान रखना। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इन सेंटर अगर अपने पास है, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है, और एक अपने पास अगर सी है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से ए बी और सी किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है वो अपने पास होता है एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर नहीं मिलता। याद रखना, सामने वाले साइड को सी अनुपात बी में डिवाइड करता है। अगर ये लाइन ए है तो इसको सी अनुपात बी में बांटता है, ये बात ध्यान रखना। एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो अपने पास सामने वाली साइड को सी अनुपात बी में बांटता है। जिन बच्चों ने ज्योमेट्री पढ़ी थी उनको याद होगा, नहीं पढ़ी वो अब रट लो, रट लो और रट लो। ये एंगल बाइसेक्टर है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग इन सेंटर या अंत के अंदर हम लोग बोलते हैं। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर, ध्यान से सुनना, ये 2 पॉइंट भाई इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ज्योमेट्री में क्यों होता है मैं तो क्यों तो बता सकता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो चीजें फिर याद करनी पड़ेंगी तो करनी पड़ेंगी। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर या अंत के अंदर। और इन सेंटर या अंत के अंदर ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड सी है, और ये वाली साइड अगर ए है, तो याद रखना ये जो रेशियो होगा ये अपने पास इन सेंटर इसको बी प्लस सी इस टू, जैसे पिछली बार 2:1 था वैसे ये रेशियो होता है। क्या ज्योमेट्री से आपको पता है क्या? जो बच्चा मुझसे ज्योमेट्री अभी तक नहीं पढ़ा है, जिसको याद नहीं है, वो इन 2 पॉइंट को याद कर लेना, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक, हो सकता है कोई बच्चा बीच में ज्वाइन करे, उसको भी मैथ्स पढ़ाना जरूरी है, मुझे तो पूरी क्लास को साथ लेकर चलना है। तो इसलिए मैं ये पॉइंट एक बार बता देता हूं कि भाई ये ज्योमेट्री से याद करना, ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हो जिसको समझ में नहीं आए।
ये याद करना है। क्यों का तो आकांक्षा आपको समझ में नहीं आता मैं क्या बोलता हूं। मैं बोलता हूं क्यों जानना है तो ज्योमेट्री में जाकर जान लो आप। फिर भी आप हर चीज को सुनते ही नहीं हो कि मैंने क्या बोला। ये यहां तो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको याद करना। क्यों जानना है तो ज्योमेट्री में मैं पहले से ही, मैंने उस टाइम नहीं पढ़ाया था। अभी सिर्फ और सिर्फ कल शाम को ही मैं पीछे भूतकाल में गया और जो वो वीडियो था उसको एडिट किया और वहां पर पढ़ा कर आया कि ये B+C/A कैसे होता है। पहले नहीं पढ़ाया था ये, कल रात को ही मैं भूतकाल में जाके पढ़ा के आया हूं। मुझे पता था आकांक्षा पूछेगी, तो फिर पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं कल ही जाके पढ़ा के आया हूं। क्लास 2.2 बिल्कुल ठीक है। हाँ, भूतकाल में भी चला जाता हूं मैं, भविष्य काल में भी चला जाता हूं, जाता रहता हूं इधर उधर। देखिए अब आप लोग समझने की कोशिश करना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोई भी अगर ट्रायंगल अपने पास है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये अपने पास एक ट्रायंगल है A B और C। यहां से ना ना ईश्वर नहीं हूं भाई मैं, मनुष्य भी जा सकता है, भूतकाल भविष्य काल ऐसे आप भी चले जाओगे सिलेक्शन के बाद, देखना A B और C। यहां पर ये वर्टेक्स है A, ये वर्टेक्स अपने पास B और ये वर्टेक्स अपने पास C। आसिफ न्यू, आप तो पहले भी एक दिन आके यही पूछ के चले गए थे भाई कि सर नया बैच कब होगा, ज्योमेट्री में आए थे एक दिन। नया टॉपिक देख लो भाई, यहां पर अपने पास आसिफ इन सभी चीजों में मैंने कुछ भी छुपा कर नहीं रखा कि अचानक से बताऊंगा एक दिन की आज शुरू होगा। पूरा का पूरा सिलेबस 3 टॉपिक में डालकर मैंने अनअकैडमी पर डाल रखा है कि कौन सी डेट को कौन सा शुरू होगा। वो आप लोग देख सकते हो खुद ही, अपने आप चेक कर सकते हो कि कौन सी डेट को मैं कौन सा पॉइंट शुरुआत करने वाला हूं। आसिफ आप खुद ही देख सकते हो भाई, मैंने कोई चीज ऐसे नहीं छुपा के रखी कि इसके लिए बच्चे बार बार मुझसे पूछे मैं बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हम लोग शुरुआत करें? ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पहले आपको करवाऊंगा टेक्नोलॉजी की सहायता से चुप, और उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। ये वाली साइड अगर मैं बी मानूं, ये वाली साइड अगर मैं सी मानता हूं, और ये वाली साइड अगर मैं ए मानता हूं, तो एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये अगर अपने पास इसका इन सेंटर है तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे अब की बार याद रखना, ये जो होंगे यहां से लिखना मैं शुरू करता हूं। ये अपने पास होगा AX1 प्लस अपने पास B y1, अब की बार ये इंटू होता है, प्लस C अपने पास AX1 BX2, पहले तो x की आएंगे AX1 BX2 प्लस अपने पास CX3, अपोन में जो आएगा वो आएगा A+B+C। वहां पर ये मान सकते हो पिछली बार A B C का मान 1 1 है, याद रखने के लिए, वैसे है नहीं लेकिन मान सकते हो। और ये यहां पर आएगा अपने पास AY1 प्लस अपने पास BY2 प्लस अपने पास CY3 अपॉन अपने पास जो होगा A+B+C। इसको याद करना है, याद करना है और याद करना है। अगर कोई बच्चा समझना चाहता है कि कहां से क्यों और कैसे आया, तो याद रखना ये जो रेशियो होता है वो C अनुपात अपने पास B होगा रेशियो। तो रेशियो अगर आ गया है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास ये वाले होंगे। कितने होंगे? आप लोग B का इंटू करोगे x2 से, BX2 प्लस अपने पास CX3। क्या आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला याद है क्या भाई? इसीलिए मैं वो चीजें पहले पढ़ा कर आया हूं, मैं थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ाता हूं ताकि एक दूसरे से रिलेट करके चीजें बता सकूं। डेली अगर आओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको नहीं समझा पाऊं, लेकिन डेली तो आप लोगों को आना पड़ेगा। ये मैंने कहां से लिख दिया, एक बार हाँ और ना बताना, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? चारों सेंटेंस यहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं अच्छे से, बढ़िया तरीके से। यहां पर देखना, तो मुझे सब लोग मिलकर ये बताओ, क्या अपने पास ये जो इन सेंटर होता है ये क्या इसको B+C/A के रेशियो में डिवाइड करता है? ये B+C/A, ये अपने पास C है, B+C/A के रेशियो में डिवाइड करेगा। और सेक्शन फॉर्मूला से फिर से क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग निकाल सकते हो क्या? A का इंटू करोगे x1 से, A इंटू अपने पास x1 होगा, और B+C का इंटू इधर करोगे तो B+C से B+C कट जाएगा, और अपने पास BX2 प्लस अपने पास CX3 अपॉन नीचे जो आ जाएगा वो तो अपने पास M+N आता है, और M+N A+B+C। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट्स यहां पर A का इंटू y1 से करोगे और इस ऊपर वाले का इंटू इससे करोगे, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। बोलो सब लोग इन सेंटर समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग ढंग से, बढ़िया से, सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाए होंगे सभी लोग। ये जो अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है, इसका पॉइंट नंबर आप लोगों को पता होगा कि मैं 12 आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। यहां पर देखिए 3 नंबर पॉइंट मैं इसका आप लोगों को समझाता हूं, सरकम सेंटर या परिकेंद्र के बारे में। सरकम सेंटर या परिकेंद्र के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं, सरकम सेंटर या परिकेंद्र। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सरकम सेंटर या परिकेंद्र में आप लोगों को सबसे पहली बात तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 मिनट रुकना भाई, मेरे कीबोर्ड ने कनेक्शन लॉस्ट कर दिया, डिस हो गया लगता है ये। ठीक है।
ध्यान से सुनना, यहां पर अपने पास ऐसा है, ये जो सरकम सेंटर होता है, ध्यान से समझना, अब काम करने लग गया है। यहां पर ऐसा अगर हो, ये जो अपने पास है, क्या सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है? क्या ऐसा आप लोगों को पता है क्या? सरकम सेंटर या परिकेंद्र जो होगा वो तीनों वर्टिसेज से ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पर होता है। आपको अगर नहीं पता तो अब याद कर लो, मैं बता रहा हूं कि होता है। जिस बच्चे को नहीं पता तो अब याद कर लीजिए, जो सरकम सेंटर होता है वो तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो इस पॉइंट के जो अगर कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं x1 y1, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हैं अपने पास x2 y2, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं अपने पास x3 y3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, सरकम सेंटर के। ध्यान रखना, सरकम सेंटर में आपको पढ़ा रहा हूं। तो सरकम सेंटर करने का जो तरीका होता है वो अपने पास ये है। मुझे बताइए कि आप लोग यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात मुझे बताइए, दोनों दूरी क्या ज्ञात कर सकते हो क्या? डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास ये है, बराबर अपने पास होगा x माइनस x2 का स्क्वायर, और अपने पास यहां से y माइनस y2 का स्क्वायर। बोलिए, ये मैंने दोनों तरफ, वैसे आप कहोगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला में तो रूट भी अपने पास आता है, लेकिन मुझे बताओ मैंने रूट यहां पर क्यों नहीं लिया? मुझे ये बताइए, क्या दोनों तरफ रूट आएगा, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा क्या? क्या खुद ही कट जाएगा क्या? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, मुझे बताइए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट आप लोग सी मान लो। सरकम सेंटर को एक बार एस से डिनोट कर रहा हूं। तो यहां से यहां तक की दूरी, ध्यान से समझना, और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या बराबर होती है क्या? तो आप लोग क्या करोगे, एक्स माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस अपने पास y माइनस वाई टू का स्क्वायर, ये अपने पास डिस्टेंस होगी, और साथ ही यहां से डिस्टेंस जो होगी वो x माइनस एक्स थ्री का स्क्वायर, और अपने पास यहां से y माइनस वाई थ्री का स्क्वायर। एक इक्वेशन हम लोग द्विघात समीकरण, ध्यान रखना, बनेगी नहीं यहां पर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, इन दोनों पॉइंट को आप लोग सोल्व कर लेना, और इन दोनों पॉइंट को सोल्व करते ही आपके पास जो आ जाएगा वो सरकम x1 x और y के मान आ जाएंगे, और दो इक्वेशन अपने पास बनेगी। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। सरकम सेंटर, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया, सेंट्रोइड मैंने पढ़ाया, इसका फिक्स फॉर्मूला है, याद कर सकते हो। जैसे मैंने पढ़ाया आपको इन सेंटर, इसका फिक्स फॉर्मूला है, याद कर सकते हो। लेकिन याद रखना, सरकम सेंटर का कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। इसका करने का तरीका यह है, इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मतलब इस चीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये अपने पास तरीका होता है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है, इसलिए एसएससी में आज तक नहीं आया। याद रखना, सीडीएस और एसएससी में अगर क्वेश्चन आता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल का आता है, और याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनस के कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। क्यों होता है, आप लोग ज्योमेट्री में जाकर समझोगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान रख लेना कि ये जो अपने पास होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। एसएससी या सीडीएस में जो क्वेश्चन आता है वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड अभी तक आया है, तो इस चीज को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी क्योंकि मैं तो आपको पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं, हर चीज मुझे तो बताना जरूरी है, मैं तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रत्येक पॉइंट बताऊंगा। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, मिड पॉइंट x1 प्लस x3 बाई टू होगा, और y1 प्लस y2 बाई थ्री होगा। ये जो अपने पास है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, सरकम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही क्वेश्चन आया है, तो हम लोग ऐसे फटाफट कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा तो राइट एंगल ट्रायंगल ही पूछा गया आज तक, बाकी और भी पूछ सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन पूछा यही गया है। बाकी आप इस चीज को देख सकते हैं कि तरीका ये होता है। बोलिए ठीक है क्या? दो इक्वेशन आपको बनानी पड़ेंगी, दोनों आपको सोल्व करना है। क्वेश्चंस तो अभी कर लेंगे, मुझे थ्योरी पढ़ाने दो, फिर थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस पर ही चलेंगे हम लोग। ज्योमेट्री में नहीं पढ़ाई क्या? ज्योमेट्री में ही अलजेब्रा में पढ़ा दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दूं, और फिर कहूं कि ज्योमेट्री पढ़ाते ही उसी में मैं आप लोगों को परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करवा दूं, और मैं कहूं कि ज्योमेट्री में अगर ये इधर से ब्याज मिल जाए इस साइड पर तो ये चक्रवर्ती ब्याज भी ले लो, और फिर कहूं कि नया बैच परसों सुबह शुरू होगा, ज्योमेट्री खत्म। एक बच्चा अगर सर ज्योमेट्री में नहीं पढ़ा, भाई ज्योमेट्री का पार्ट नहीं है, अलग अलग टॉपिक में बांट रखा है मैथ्स को। मैथ्स ऐसा नहीं है कि आपके आएगा ज्योमेट्री। अगर आप लोग 9, 10, 5th और 6th का मैथ्स पढ़ोगे तो अलग अलग टॉपिक में बांट रखा है, ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए। उसी में इंग्लिश पढ़ा दे, नहीं, एसएससी क्लियर। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले 4 नंबर पॉइंट जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए वो है ऑर्थो सेंटर के बारे में, लंब केंद्र के बारे में। ध्यान से सुनना, एक ट्रायंगल के
तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक ट्रायंगल अपने पास है। सबसे पहले एल्टीट्यूड होता क्या है, जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं बता देता हूं। क्या अपने पास ये जो अपने पास होगा, एक किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, यानी कि लंब केंद्र। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहां पर देखिए, एक साथ आप लिख के सौरभ वापस रिवाइज कर लो, एक जगह लिखकर वापस रिवाइज कर लो। सब कुछ पका हुआ ही चीज नहीं रहती है भाई, आप जो चाहते हो थोड़ा सा खुद भी कर सकते हो। विनय कुमार कब करती है ये, इन चीजों का बिना मतलब के आप अपना ज्ञान का दिखावा नहीं करके मिक्स मत करो। एंगल बाइसेक्टर अलग चीज होती है और अपने पास एल्टीट्यूड अलग चीज होती है। वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो पूरा में डिटेल में मैंने आपको समझाया है। तो ऐसे बिना मतलब कोई दूसरे बच्चों को कंफ्यूज या खुद कंफ्यूज मत हो। यहाँ पर एल्टीट्यूड जो आइसोसेलेस में तो करती है, बाकी हर ट्रायंगल में थोड़े ना करती है। ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होता है। यहाँ तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछने चाहिए। ए है, बी है और सी है। ये अपने पास x1 y1 है, ध्यान से समझना। ये अपने पास x2 y2 है, ये रहा अपने पास। और ये जो अपने पास है x3 y3 है। मुझे आप लोग सब लोग बताइए, क्या इस क्वेश्चन को, इसका पहली बात तो ऑर्थो सेंटर का निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। इस पॉइंट को सोल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, पहली बात। तो फिर सर इसको सोल्व कैसे करते हैं? इस चीज को सोल्व करने का जो तरीका होता है, यहां पर इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं और उसके फिर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। तो अपने पास इस लाइन की इक्वेशन आप लोगों को बनानी पड़ेगी। बड़ा तरीका होता है, अभी मैं आपको समझा देता हूं। दूसरा, इस यहां से इस लाइन की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं और इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन हम लोग खुद बनाते हैं। और इतना होने के बाद ये रेड वाली और ब्लू वाली लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करें, मतलब दोनों को सोल्व करते हैं और जहां पर इंटरसेक्ट करें उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। सर आप क्या बताना चाह रहे हो? कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं गया, पता नहीं आपने क्या बोल दिया। वापस अच्छे से डिटेल में ढंग से एक बार फिर बताओ, तो फिर से कोशिश करो समझने की कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। यहां पर देखिए, जब भी आप लोग एग्जाम में बैठे रहेंगे, ये अपने पास लाइन में बनाता हूं येलो, ये लाइन मैं बनाता हूं ब्लू और ये लाइन मैं बनाता हूं आपके लिए ग्रीन। ध्यान से सुनना। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं वो अपने पास हैं, मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। ये लो ऊपर, या ऊपर वाले के कोऑर्डिनेट्स में ले लेता हूं। यहां पर मान लीजिए 4,5,6 है, बिल्कुल ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां पर मैं ले लेता हूं, मान लो 1,2 है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूं यहां पर 8, अपने पास यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने लें? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग ले लीजिए, x का मान तो यहां पर 8 ले लो और y का मान अपने पास 3 ले लो। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैंने खुद की तरफ से पॉइंट माने हैं। यहां तक बोलो, पिछला छोड़ दो, यहां तक बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? ये मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रत्येक स्टूडेंट मुझे बताना, कोशिश करना समझाने की। सारे लोग, क्या आप लोग ब्लू से ही मैं लिखता हूं, क्या आप लोग यहां से इससे पास होने वाले लाइन की इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो क्या? इस ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या? ये बात मुझे बताइए आप लोग। पिछले 2-3 दिन से यही चीज पढ़ाते हुए आ रहा हूं। मुझे बताइए लाइन की इक्वेशन, जहां दिक्कत हो वहीं मुझसे पूछ लेना, मैं बात कर लूंगा आपसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा बेसिक से मैं आपको बता दूंगा। y माइनस वाई वन, y1 का मान 2 है। यहां पर y2 माइनस वाई वन 3-2 अपॉन x2 माइनस x1 8-1 इंटू x माइनस x1 मैंने इसको माना है x माइनस x1। तो यहां से ये जो बनेगा, ये अपने पास बनेगा y-2 बराबर अपने पास यहां पर होगा 1/7 x माइनस x1 यहां से अपने पास ये जो होगा वो अपने पास 7y माइनस अपने पास 14 बराबर x-1 अपने पास अगर है, तो मुझे ये बताइए क्या इसकी लाइन की जो इक्वेशन बन गई वो क्या x माइनस अपने पास आगे लेकर जा रहा हूं 7y प्लस 13 इक्वल टू अपने पास 0। इतनी बात मुझे बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैंने कहां से, कैसे और क्यों लिख दी? एक एक बात मुझे बताते रहो। देखिए मैं आपको कंप्लीट 100% चीजें बता रहा हूं। नॉर्मली ऑर्थो सेंटर को हम लोग सोचते हैं कि यार ये आता तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे आप लोग ये बात बताओ, छोटू कल की क्लास देखिए भाई, आप अपने दिमाग को थोड़ा बढ़ाइए और कल की क्लास देखिए, क्योंकि कल मैं ये बता कर आया हूं। कल की बात अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? ये तो मैं कल वाली चीज पढ़ा रहा हूं।
अब यहां से आज का मैंने कुछ बताया नहीं है, ये मैं कल की चीज आपको पढ़ा रहा हूं। यहां पर मुझे बताओ इसके परपेंडिकुलर लाइन की क्या आप लोग इक्वेशन बना सकते हो क्या? कल मैंने इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने सिखाया था। इसके एक तो मैंने कहा था ऑप्शन मेथड से कर लेना या तो, लेकिन ऑप्शन तो यहां है नहीं। दूसरा मैंने एक बढ़िया सा तरीका आपको बताया था, इसके परपेंडिकुलर लाइन की जो इक्वेशन होगी वो मुझे बताइए, क्या 7x, ध्यान से सुनो, क्या अपने पास 7x प्लस वाई प्लस अपने पास सी होगी? बोलिए ये बात आप लोग जानते हो क्या? और ये जो पॉइंट लाइन है वो यहां से पास हो रही है, तो हम लोग इसको सेटिस्फाई करवा के एक्स को, एक तो आपके स्लोप वाला तरीका था, दो तरीके, तीन तरीके, एक तो तीसरा ऑप्शन तो काट दो। उसके अलावा क्या मैंने बताया था क्या कि एक तो आप लोग स्लोप निकाल के कर सकते हो कि इसका स्लोप क्या होगा, उस लाइन का, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, और यहां से पास हो रही है। या मैंने डायरेक्ट ऐसा तरीका आपको बताया था, और यहां से अगर आप लोग इसको सेटिस्फाई करवाते हो 5,6 को, तो 7 × 5 35 अपने पास होगा, प्लस अपने पास 6 प्लस सी इक्वल टू अपने पास 0 है। तो सी का मान मुझे बताइए, क्या माइनस का 41 आएगा क्या? और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसका जो अपने पास 7x प्लस अपने पास y माइनस 41 इक्वल टू अपने पास 0 है। बोलिए ये रेड वाली लाइन का अपने पास इक्वेशन कैसे निकाल ली, क्या समझ पाए हो क्या? फिर कोशिश करता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सेम चीज वापस मैं पढ़ाता हूं। मुझे ये बताइए, क्या इस लाइन की, यहां से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन आप लोग बना सकते हो क्या? ये बात मुझे सबसे पहले आप लोग बताओ। कल ही मैंने बताई थी ये सारी चीजें। तो मैं, एक बच्चा मुझसे कहेगा सर इसकी लाइन की जो इक्वेशन आप बनाओगे y माइनस वाई वन, तो y माइनस 6 बराबर अपने पास y2 3 माइनस 6 बट्टे 8 माइनस 5 x माइनस x1 यानी x माइनस 5 अपने पास ये लो। बोलिए ठीक है क्या? जाकिर कल की क्लास देखो भाई आप, ऐसे तो फिर डेली एक ही एक चीज मैं पढ़ाता रहूंगा, कोर्स कभी हो ही नहीं पाएगा। मुझे ये बताइए y माइनस 6 अपने पास यहां पर क्या सोल्व करने पर -1 आ गया है क्या? और x माइनस 5 होगा, तो मुझे ये बताओ इसको सोल्व करने पर, मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर, सारे लोग मिलकर मुझे बताना y-6 बराबर -x प्लस का अपने पास 5 है। तो ये सारे लोग मिलकर ये बताओ, क्या x प्लस y -11 इक्वल टू 0, क्या व्हाइट वाली लाइन या ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन अपने पास ये कैसे बन गई? बोलो इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब मुझे ये बताइए, इसके अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं, कौन से कलर में डालूं? येलो कलर में परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करता हूं। मुझे बताइए परपेंडिकुलर लाइन अगर आप लोग यहां से ड्रॉ करोगे, तो इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आप लोग बना सकते हो क्या? इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर आपको याद है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? इसका जो तरीका होता है वो अपने पास ये होगा, बीच का साइन चेंज हो जाता है, x माइनस वाई प्लस अपने पास c लिखते हैं एक बार तो, कल की क्लास से अगर आपको याद है तो। और ये 1,2 से अगर पास हो तो ये अपने पास होगा 1 -2 प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से c का मान कितना आ जाएगा? c का मान 1 आ जाएगा। तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस वाई प्लस अपने पास 1 इक्वल टू 0। इन दो लाइन, एक तो अपने पास ये बन गई रेड वाली लाइन की इक्वेशन, ये है 7x प्लस वाई माइनस 41 यानी बराबर में 41, और दूसरा अपने पास है x माइनस वाई बराबर में अपने पास -1। क्या इन दोनों को सोल्व करके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्या? और वही उसका ऑर्थो सेंटर होता है। यहां पर दोनों को ऐड कर दोगे तो 8x अपने पास यहां से कट गया, बराबर में अगर 40 अपने पास है तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। x की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो आप लोग क्या करोगे? यहां से सोल्व करना, x की वैल्यू 5 यहां रखोगे अगर आप लोग, तो ये इधर आके ऐड होगा, तो y का मान कितना आ जाएगा? अपने पास 6 आ जाएगा। तो x का मान अपने पास 5 आ गया है और y का मान कितना आ गया? अपने पास 6। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? देखो एक बात मुझे सारे लोग मिलकर बताना, एक चीज सारे लोग मिलकर मुझे बताना, सब लोग, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये डिस्टेंस अगर निकालनी पड़े मुझे, यहां से यहां तक की दूरी अगर निकालनी पड़े, तो सारे लोग मिलकर बताओ, 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ध्यान से सुनना, अपने पास ये तो होगा 16, प्लस अपने पास 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी अपने पास होगा 16। और ये मुझे बताइए कि ये जो डिस्टेंस अपने पास आ गई है वो क्या अपने पास √32 आ गई है? बोलो ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सब लोग? पहली बात बताइए। अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालूं, 8 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, प्लस 8 माइनस 3 का स्क्वायर अपने पास 9, तो ये डिस्टेंस मुझे बताइए क्या √18 आ गई है क्या? आप कहोगे सर जरूर √18 आ गई है।
ये जो डिस्टेंस होगी 8 माइनस 1 का स्क्वायर 49, और ये अपने पास 1 यानी कि क्या √50 आ जाएगा क्या। और मुझे ये बताओ सब लोग, सारे लोग मिलकर ये बताइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल, मैं फ्रेज पेज आपको लेता हूं, अब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मुझे ये बताइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिन बच्चों ने ज्योमेट्री पढ़ी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं अब बता देता हूं। क्या कभी भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी और सी अगर हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास सी स्क्वायर अपने पास होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पर होता है जहां पर कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। बोलिए ये चीज आप लोग जानते हो क्या। तो मुझे बताओ आप लोग, ये तरीका तो मैं आपको सिखाता ही सिखाता हूं, लेकिन डिस्टेंस अगर आप लोग पहले निकाल लोगे, एसएससी में नॉर्मली सीडीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर अगर है, तो क्या अपने पास ये जो आया है वो क्या राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या। और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर पूरा करने की जरूरत है, या तुरंत वैसे ही बोल दोगे 5,6 होता है, उसी वर्टेक्स पर होता है जहां 90 डिग्री का कोण हो। बोलो बात समझ पाए हो क्या। बाकी मैं आपको पूरा बेसिक से तो सिखाता ही सिखाता हूं क्वेश्चन को, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो इस टाइप से, अपने पास सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर जो आता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल से आता है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़े हम लोग। हाँ बना सकते हो। कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं इधर वाले ये दोनों ही क्यों बनाऊं, अगर मेरे दिमाग में अचानक ये आ जाए कि मुझे तो ये वाली बनानी है, तो ये बना लो, आंसर सेम आएगा। कोई भी दो एल्टीट्यूड की लाइन आप लोग बना लिया करो, इससे इसकी इक्वेशन फिर इसकी इक्वेशन, आंसर सेम आना है। तरीका बताने से बदलने से आंसर नहीं बदलता। महाराज कुछ चीजें तो, जो महाराजा या महाराज क्या नाम है आपका, कुछ चीजें तो लेंदी भाई पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप पेड बैच में हो, यूट्यूब पर आप नहीं हो। यूट्यूब ने हमें एक आदत डाल दी है कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो 3 सेकंड में सोल्व, जो भी क्वेश्चन देखोगे वो 7 सेकंड में सोल्व। अगर आप क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा लगा रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस टाइप की मतलब चीजें फिट कर दी हमारे दिमाग में। बेसिक तो यार हमें सीखना पड़ेगा। देखिए मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। क्या आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगा, उससे पहले एक बात जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो अपने पास क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों को अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13, वो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये तो चार सेंटर के बारे में थे, और अब मैं बात करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। चलो मैं एक काम करता हूं, काफी देर हो गई है पढ़ाते हुए, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं छोटा सा, उसके बाद इसका एरिया और फिर मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले मैं इसका कैसे क्या क्या बेसिक है वो बात आपको बताता हूं, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस करवाने की मैं शुरुआत करता हूं। बस 13 पॉइंट पढ़ने के बाद बाकी थ्योरी कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग इनके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई बच्चा इसको अगर देखना चाहता है, लिखना चाहता है तो लिख सकते हो। मैं लेता हूं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापस आता हूं आपके लिए।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। यहां पर चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 13, चलिए हम लोग समझते हैं, एरिया के बारे में समझते हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर आप लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझना। ये अपने पास कोई भी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ, फटाफट सारे लोग कहां चले गए। ये देखिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है, यहां पर x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये एक ट्रायंगल मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लीजिए अपने पास यहां पर, ये अपने पास x1 y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये अपने पास x2 y2 है और ये अपने पास x3 y3 है। मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताना, यहां से यहां तक एक चीज, अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालता हूं, मुझे ये बताइए, अगर हम लोग यहां पर परपेंडिकुलर डाल दें, ये वाला यहां से परपेंडिकुलर डाल दे, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, मुझे बताइए क्या ये वाली जो दूरी होनी है, सब लोग मिलकर मुझे ये बताइए, या ये वाली जो दूरी होनी है वो मुझे ये बताओ, क्या ये डिस्टेंस अपने पास y1 होगी। पहली क्लास से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, ये वाली डिस्टेंस अपने पास y1 होगी और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास y3 होगी, और इनके बीच की जो दूरी होगी वो होगी x3 माइनस x1। यहां से माइनस कर दोगे, अगर टोटल x3 में से x1 माइनस कर दोगे तो ये होगा। बोलो सही है क्या? ये पहली क्लास जिस दिन आपको ये टॉपिक पढ़ाना शुरू किया था उसी दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और ये दोनों परपेंडिकुलर अगर हैं तो अपने पास एक ट्रिपेजियम बन गया। और मुझे बताइए, सभी लोग मिलकर मुझे बताओ, लाइन पैरेलल है तो एक ट्रिपेजियम बन गया, और इस ट्रिपेजियम का जो एरिया होगा वो अपने पास कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो। ये अपने पास एक ट्रिपेजियम है, इस ट्रिपेजियम का जो एरिया होगा वो सब लोग मिलकर मुझे बताइए। किसी भी ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो अब सीख लो। ट्रिपेजियम के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी y1 प्लस y3 को हम लोग जोड़ते हैं, और यहां से हम लोग सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो x3 माइनस x1, ये अपने पास इस ट्रिपेजियम का एरिया आ गया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, ये वाली साइड अपने पास y1 है, बिल्कुल आपने सही समझा कि ये वाली साइड अपने पास y1 है, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो सारे लोग मिलकर ये बताइए कि ये वाली जो दूरी होगी वो क्या y2 होगी क्या? और ये जो नीचे होगा x1 में से x2 माइनस कर दोगे तो ये दूरी जो होगी वो x1 माइनस अपने पास x2 होगी। और इस ब्लू वाले का एरिया अगर मुझे निकालना है इस ट्रिपेजियम का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है तो लाइन पैरेलल होगी, इस ट्रिपेजियम का एरिया बताओ सब लोग मिलकर, तो आप कहोगे सर इस ट्रिपेजियम का जो एरिया होगा ब्लू वाले का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि y1 प्लस y2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच की जो दूरी है वो है x1 माइनस x2। बोलिए एकदम सही लिखा है क्या मैंने यहां पर ब्लू वाले का एरिया? ये बात मुझे बता दीजिए। मुझे आप एक बात बताइए, यहां से यहां तक इसकी अगर मैं व्हाइट वाले की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर यहां से यहां तक इस व्हाइट वाले की अगर मैं बात करता हूं, ये व्हाइट वाला यहां से, ये जो नीचे वाला व्हाइट वाला भी एक ट्रिपेजियम बन रहा है, ये भी एक ट्रिपेजियम बन रहा है, ये भी एक ट्रिपेजियम बन रहा है, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बात बताइए, इस व्हाइट वाले ट्रिपेजियम का जो एरिया होगा वो कितना होगा? ये अपने पास y3 है, ये अपने पास y2 है, ट्रिपेजियम जो नीचे वाला ट्रिपेजियम है, और इनके बीच की जो दूरी है इन दोनों को जोड़ोगे तो x1 से x1 कट जाएगा, ये अपने पास डिस्टेंस है। तो बताओ इसका जो एरिया होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड y2 प्लस y3 है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स y2 प्लस y3 है, और अपने पास डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो x1 से x1 कट जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो x3 माइनस अपने पास x1 बचेगा। और मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, इस अपने पास ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो इस ट्रायंगल का जो येलो वाला ट्रायंगल का एरिया चाहिए, बाकी चीजें जाए सब कुछ भाड़ में, मुझे तो इस वाले भाग का एरिया चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों को, ब्लू वाले को और रेड वाले को तो जोड़ के, क्या आप लोग ब्लू वाले और रेड वाले को जोड़ के नीचे वाला जो व्हाइट वाला जो ट्रिपेजियम है ये वाला, उसको अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या ओनली अपने पास इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां पर ये x3 माइनस x2 आना चाहिए क्या यहां पर लास्ट में? क्या x2 आना चाहिए क्या? क्योंकि x1 से x1 तो कट जाएगा, या डायरेक्ट यहीं से देख सकते हो x3 माइनस x2, डायरेक्ट देख सकते हो। तो अपने पास यहां से हाफ तो कॉमन आ जाएगा, और बाकी को पूरे को आप लोग सोल्व कर सकते हो। वो अपने पास इसके ट्रायंगल का एरिया होता है, लेकिन इतनी चीजें निकालते तो ऐसे हैं, लेकिन इतनी चीजें आपको याद नहीं रहती किसी भी बच्चे को। तो इसका जो तरीका है हमारे पास सोल्व करने का, इसको अब याद करना।
पहले कुछ बच्चे याद नहीं करते हैं, उनको लगता है कि सर ऐसा क्यों होता है, इसका फाइनल जो रिजल्ट आता है हमारे महान टीचर ने हमें बताया लेकिन याद नहीं हुआ, फिर पीट दिया फिर याद नहीं हुआ, फिर धुलाई कर दी फिर याद नहीं हुआ। तो उन्होंने एक दिन रात को बैठकर एक तरीका निकाला कि इन बच्चों को ऐसे तो याद नहीं होगा, इनको ये बात इनके दिमाग में बिठाओ कि x2 अपने पास y2 और x3 y3 ऐसे लिखवा दो, क्या ऐसे तो लिख लोगे क्या? तो आप बच्चे बोले कि हाँ सर ऐसे तो लिख देंगे, और बोले शुरुआत वाले को रिपीट कर देना, x1 x2 को रिपीट कर देना और फिर ऐसे इंटू करना हाफ लगाकर। फाइनल रिजल्ट उन्होंने बना लिया और बैठकर ये तरीका निकाला कि बोले ऐसे इंटू करना पहले, तो इसको मत भूल जाना, यहां पर ऐसे इंटू करना, यहां पर x1 y2 x2 y3, याद है ना, भूलते ही ये अपने पास यहां पर फिर छोटी सी मैं गलती कर रहा हूं, चीजें मिक्स होनी शुरू हो गई हैं, ये मैं गलती कर रहा हूं छोटी सी। यहां पर y1 पहले वाली चीज को हम लोग रिपीट करते हैं और ये जो होगा x3 y1। टीचर याद आ गए तुरंत, नीम का डंडा तोड़ लाओ भाई, याद है ना, एक बच्चे को कहते थे कि चल तू दौड़ के नीम का डंडा तोड़ के ला, x2 वो गांव में चढ़कर नीम का डंडा तोड़ लाता था, y2 x3 और फिर आपको पता ही है माइनस अपने पास y3 x1, बोलिए एकदम ठीक है क्या? y3 x1, ये आप लोगों को अगर देखने में तो अजीब लग रहा है, ये याद नहीं करना, ये प्रोसेस याद करनी है कि इस टाइप से होता है। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर ये क्लास 8th में पढ़ा था क्या प्रद्युमन? ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो है इसकी प्रोसेस याद रखना। जैसे आप लोगों को एक बार मैं वापस आ जाऊंगा, कोई इसको देखना चाहेगा तो यहां पर मैं ये बता रहा हूं 2,3 1,4 और 5,7 मान लो ऐसे आ गया, और इसका एरिया अगर पूछा है तो ये याद मत करना कहीं बैठकर x1 y2 y2 x1 ऐसे याद करो ना, चीजें याद करने के बजाय ये प्रोसेस याद रखिए कि 2 3 1 4 5 और 7, लेकिन ये याद रखना कि रिपीट करते हैं हम लोग सबसे पहले वाला 2 और 3 को रिपीट करते हैं और यहां से लिखना शुरू करते हैं। ये आप लोग इंटू करोगे तो 8 होगा, ये इंटू करोगे तो अपने पास 7 होगा, और ये इंटू करोगे तो कितना होगा 15, माइनस यहां से लिखना शुरू करते हैं, ये इंटू करोगे तो कितना होगा 3, ये इंटू करोगे तो कितना होगा 20 और ये इंटू करोगे तो कितना होगा 14। मोड इसलिए लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव लेना है। ये अपने पास 15 और 15 30 हुआ, और ये जो अपने पास हुआ ये 37 होगा। तो आंसर जो आ गया मुझे बताइए, क्या 7/2 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया, बोलिए ठीक है क्या? कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले तो आपको चुप करवाता हूं। एक बच्चा कहेगा कि सर हमें क्या पता 2 और 3 को ही पहले लेना है, हम 1 और 4 को शुरुआत में ले लें। तो किसी भी पॉइंट को आप लोग पहले ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास 5 और 7 को, फिर 2 और 3 को, लेकिन रिपीट किसको करना है? जो सबसे पहले लिखते हो उसको रिपीट करना। तीनों में से किसी को पहले लिख सकते हो, साइक्लिक चल सकते हो, मतलब क्लॉकवाइज चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो, खुली छूट आपकी, जैसे चलना चाहो वैसे चलो, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि जो शुरुआत में लिखा है रिपीट उसी को करना पड़ेगा। और एरिया निकालने का तरीका वही है, आप लोग इंटू करना शुरू करो। यहां पर इंटू करोगे तो अपने पास 7 होगा, यहां पर इंटू करोगे 15 होगा, और यहां पर इंटू करोगे तो 8 होगा। इस प्रकार से माइनस करना है, माइनस का अपने पास 20 होगा, माइनस का अपने पास 14 होगा, माइनस का अपने पास यहां पर कितना होगा 7 होगा। सोल्व करने पर आंसर तो वही आएगा, तरीके बदलने से सोल्व करने पर ये 3 होगा ना, आंसर तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। बोलो प्रत्येक बच्चा ये बात समझ पाया क्या कि हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? सब कुछ आसान होता है, कोई चीज टफ है ही नहीं। अगर आप सही डिक्शनरी देख रहे हो तो एसएससी का मतलब आसान। यहां पर देखिए, कभी भी कोई पॉइंट अगर कोलिनियर है, एक सीधी रेखा में है, याद रखना अपने पास अगर कोई भी लाइन कोलिनियर है, एक सीधी रेखा में अगर है, और इस पर अगर 3 पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो ये चीज अगर कभी भी अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। यहां पर अपने पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो याद रखना अपने पास यहां पर इसका जब आप लोग एरिया निकालते हो ऐसे करके, इसका एरिया निकालने का तरीका अभी भी मैं बता ही चुका हूं, तो याद रखना इसका एरिया जो होगा वो 0 होगा, बराबर में 0 करके क्वेश्चन सोल्व कर लेना। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ऐसे ट्रायंगल का एक लाइन में है, सरेखीय है, सीधी लाइन में अगर है तो उसका एरिया हमेशा 0 होगा। बोलिए ठीक है क्या? तो आइए आप लोग क्वेश्चन पर चलिए शुरुआत करते हैं। इतनी देर मैंने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाई आज की, अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग करने की कोशिश कीजिए।
हाँ, सब कुछ बेसिक होता है। और फिर वो जो टीचर है ना, लाखों सालों तो ज्यादा हो जाएगा, बहुत सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर अपने अपने तरीके बना दिए कि इस तरीके से भाई याद कर लो ताकि बच्चे को याद हो जाए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, बैग कहाँ, कौन सा बैग चाहिए? लो, मैं बैग कर दूंगा, आप चाहो तो ये लो। बैग करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे तो एक बटन दबाना है भाई, मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं। लो ये लो, और लो, ये लो। गाड़ी रिवर्स गियर में आगे पीछे कहीं, सिर्फ एक बटन दबाना है मुझे बैठे बैठे, कोई नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी इसमें। ये लो। अच्छा, उसके लिए कहा था क्या कि मैं बैक कर दूंगा? यहां पर शायद मैंने कहा था बैक कर दूंगा मैं। ये लो, ये बैक कर दिया भाई। निकस कह रहा सर मर जाऊंगा हंस के। भाई इतना क्यों हंस रहे हो? तो मैं तो हंसा ही नहीं रहा आपको। क्या आगे बढ़े? आगे चलते हैं भाई। ये देखिए, अब इसको लिखने का तरीका अपने पास वन वन से स्टार्ट करो आप। एक और माइनस एक है, माइनस चार और अपने पास छह है, माइनस तीन और माइनस पांच अपने पास है, और फिर से वापस एक कोमा माइनस एक को रिपीट कर दो। तो अपने पास एक बटे दो होगा। यहां पर वन बाई टू तो ध्यान रखना फॉर्मूले में है। पहले इनको इंटू करना है, आंसर सभी बच्चों का एकदम ठीक है, सिक्स होगा। ये अपने पास इंटू करोगे तो पॉजिटिव ट्वेंटी होगा, और ये इंटू करोगे तो थ्री होगा, माइनस माइनस प्लस। अब आप लोगों को ये इंटू करना है, इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस का चार, माइनस माइनस प्लस का अपने पास एटीन होगा, और प्लस का अपने पास फाइव होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या जो मैंने लिखा है यहां पर? 20 और अपने पास नौ, 29 में से चार माइनस अगर करते हो तो 25 और 30 और 48। यहां पर वन बाई टू, ये पॉजिटिव में रखना, अगर नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव में रखना, और आंसर हो जाएगा 24। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आंसर तो आ गया, लेकिन क्या इस क्वेश्चन को बी से आप लोग शुरुआत कर सकते हो क्या? पहले बी लिख लो, फिर ए लिख लो, फिर सी लिख लो, जहां से शुरुआत करना चाहो उसी से शुरुआत कर लेना। आप घबराना मत, आंसर हमेशा आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। जब भी हम लोगों को ये पूछा गया है, क्या मैं इसको स्किप कर दूं क्वेश्चन को 33 को, आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या? उम्मीद है आप लोग इन चीजों को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, सरेखीय है, अपने पास कोलिनियर है, एक सीधी लाइन में अगर है तो के का मान क्या होगा जब भी सरेखीय हो, सीधी रेखा में हो, एक स्ट्रेट लाइन में अगर हो? तो चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। तो यहां पर 2,3 से आप लोग शुरू कर दो चीजों को लिखना। 2,3 है, 4, के है, और 6, -3 है। रिपीट करोगे आप लोग किसको? 2,3 को आप लोग रिपीट करोगे। याद रखना यहां पर जो आप लोग लिखते हो ये 1/2 होगा अपने पास, और इसका इससे इंटू करोगे तो ये अपने पास 2, है। इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस का 12 है, और इसका इससे इंटू करोगे तो ये अपने पास 18 है। माइनस अपने पास यहां पर माइनस अगर आप लोग करते हो तो ये अपने पास माइनस का 12 होगा, माइनस का अपने पास 6, होगा, और प्लस का अपने पास 6 होगा, बराबर अपने पास जीरो। तो ये हाफ तो इंटू के जीरो बन ही जाएगा। यहाँ पर 2, और 6, का मतलब अपने पास माइनस का 4, बचा। ये और ये मैंने सोल्व कर लिया है। इसके अलावा 18 और -12 6 बचा, और 6 और 6 12। तो के का मान अपने पास मुझे बताइए जीरो आ गया क्या इसमें? तो के की वैल्यू कितनी होगी? जीरो आ गया है, ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 33 कहाँ गया? ये रहा ना 33 भाई। ये तो मैंने कहा था ना आप खुद कर लोगे क्या, आपने कहा कर लेंगे। फिर आपको जैसे ही मैं 34 पर पहुंचा तो आपको हो गया भूला। 18 कहां से आया? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 18 ऐसे क्वेश्चन में इधर से तीन छोड़ेंगे और इधर से दो लेंगे। ये जब भी ऐसी संख्या हो, तीन इधर से छोड़ना है और दो इधर से छोड़ना है, बीच वाली वैल्यू को हमेशा 18 लिखते हैं। ये मैथ्स का नियम है। जब भी कोलिनियर हो, सीधी रेखा में हो, थोड़ी देर पहले बता कर आया हूं। अगर आप अचानक प्रकट नहीं हुए हो धरती पर, तो मैं थोड़ी सी देर पहले बता कर आया हूं कि अपने पास यहां पर जब भी कोलिनियर अगर हो तो उसको हम लोग, अगर सीधी रेखा में तीन, एक सीधी रेखा अगर हो तो उस ट्रायंगल का एरिया अपने पास जीरो होगा। बोलिए ठीक है क्या? बाकी अपने पास ऐसे तीन, क्या चौथा क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसमें एक बच्चा पूछ रहा है 18 कैसे। कितनी देर से बताते हुए आ रहा हूं कि भाई इसको इंटू करते हैं 2, इसको इंटू किया -12, इसको इंटू किया 18। लेकिन मुझे लगा उसका क्वेश्चन इतना आसान तो नहीं होगा।
तो इतना आसान तो मुझे लगा, तो मैंने कहा इतना आसान तो आंसर भी नहीं होना चाहिए। ये मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, अभी आप लोग छोड़ दो, इस चीज को मैं बाद में बताऊंगा भाई, ये चीज मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे बताइए ये आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ, इसीलिए नहीं मिला अभी कि एकदम सही पकड़े हो भाई। यहां पर एक रेखाखंड पर अगर हो, मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक लाइन सेगमेंट पर अगर कभी भी हो 3,4 -5,-6 किसी दूसरे बिंदु x, y के साथ एक रेखाखंड पर अगर स्थित हो, तो याद रखना एक ही लाइन पर अगर स्थित हो तो इसका क्वेश्चन करने का अपने पास तरीका होगा 3,4 -5, और एक्स कोमा वाई एक लाइन सेगमेंट पर अगर अपने पास हो, तो उससे अपने पास जो होता है एक कोलिनियर होंगे, सीधी रेखा में होंगे, तो इनके बीच अगर रिलेशन कभी भी पूछे तो ये बात आपको पता होगी, ये आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोलिनियर अगर हो तो देख लो भाई, आप लोग समझ लो, फिर अचानक महान क्वेश्चन आप पूछोगे। इसको मैं इंटू कर रहा हूं यहां पर, तो -18, इसको इंटू करोगे तो माइनस का 5y, और इसको इससे इंटू करना है ऐसे, पिछले काफी देर से मैं करता हुआ आ रहा हूं, और ये चीज तो आप लोगों को अब पता लगनी चाहिए इतनी देर बाद। आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है, ये आप लोग माइनस का अपने पास 20 होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आता है और ये माइनस का 6 है, तो 6x और माइनस का अपने पास 3y, और बराबर कोलिनियर है, सरेखे हैं, तो अपने पास आंसर जो होगा वो क्या जीरो होगा क्या? यहां से अपने पास ये इंटू करोगे तो अपने पास आंसर तो जीरो आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या अपने पास ये जो पॉइंट होगा वो अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना, 5y में से 3y माइनस करोगे तो माइनस का अपने पास 8y होगा, बिल्कुल ठीक है। 6 और 4 अपने पास 10x होगा, और अपने पास 20 माइनस का 20 माइनस का 20 और माइनस का ये, तो मुझे बताइए क्या माइनस का 38 होगा क्या? यहां पर कुछ गलती कर दी क्या मैंने? माइनस का 18 बिल्कुल ठीक है, और यहां पर जो 20 अपने पास ये है, क्या प्लस का 20 आना चाहिए क्या? ये 20 शुरुआत में प्लस का आना चाहिए, ये मैंने गलती कर दी। बराबर अपने पास कितना होगा? जीरो होगा। दो अगर कॉमन ले लोगे, दो आगे भेज दोगे, दो काट दोगे, तो 4x माइनस 4y प्लस का अपने पास 1। तो मुझे ये बताइए क्या सेकंड ऑप्शन बी आंसर आ गया है? बोलिए, समझ पाए हैं क्या आप लोग? स्लोप निकाल के कर सकते हो, लेकिन कभी लाइन सेगमेंट पूछे तो इसी से करना भाई। हाँ, तीनों पॉइंट इसी पर होंगे। ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करेंगे, ये जो पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, उससे भी आप कर सकते हो। आगे चले। विनय, आपकी छुट्टी है भाई 6 साल की, स्टाम्प पेपर रखा करो या एप्लीकेशन भेजो, मैं साइन करके दे दूंगा। 6 साल की लगातार छुट्टी आपकी। नहीं तो यहां पढ़ा करो भाई थोड़ी देर। ना, आपकी छुट्टी है भाई। शॉर्टकट ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लेना भाई। ऑप्शन से क्या, वो कौन से को सेटिस्फाई करेंगे वो आप देख लेना। त्रिभुज एबीसी के केंद्रक हम लोगों से पूछा है, तो मुझे बताओ क्या इन क्वेश्चंस को अब करवाने की जरूरत है क्या? ये सभी को ऐड करोगे तो 5 और 3 8 -4 यानी 4/3 है, और ये जो अपने पास होगा 4 और 2 अपने पास 6 -1 यानी 5 5/3 होगा। तो सारे लोग मिलकर बताओ क्या सी आंसर आ गया है? क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओगे क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, माध्यिका की लंबाई पूछ ली, बहुत बढ़िया बात, मीडियन की लंबाई पूछ ली। तो क्वेश्चन तो कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वही चीजें यहां पर अपने पास हैं। थोड़ा सा भी उस थ्योरी को अगर ध्यान से आपने पढ़ा है तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये पक्का है कि आप लोग खुद ही उसको कर पाओगे। 5,4 है, 3,2 है, और ये अपने पास -5 सी पॉइंट -4, -1 है। यहां से अपने पास एडी की लेंथ इसने पूछी है, ए से डी तक की लंबाई आप लोग बताइए, तो मुझे बताओ डी मिड पॉइंट पर आकर मिलता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो -4 और -3 का मतलब -1 अपने पास बचेगा, -1/2 है, और यहां पर भी 1/2 है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जानते हो ना, जोड़ के 2 का भाग देना है। अब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी 5 -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1/2 का स्क्वायर, प्लस अपने पास आगे कितना होगा, 4 - 1/2 का स्क्वायर, 4 - 1/2 का स्क्वायर। तो जब आप लोग इसका रूट तो आपको करना ही पड़ेगा, इसको ऐड करोगे तो 5 और 2 5 गुना 2 10 और 11, 11 का स्क्वायर 121/4 होगा, और ये 8 - 7 यानी 49 अपॉन अपने पास एलसीएम 4 ले लिया, और इसका रूट तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो आंसर मुझे बताइए क्या 170/2 ये अपने पास आंसर आ गया है? और ये बताइए क्या ऑप्शन ए आ गया है क्या? ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? इन क्वेश्चंस को अब आप लोगों को खुद को ही करना है भाई। क्या एक्स और वाई के मान कल करवाऊं या आप लोग खुद कर लोगे? मुझे ये बात बताइए।
ये जो क्वेश्चन है कल की क्लास में मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ किसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को एक तो पढ़ाऊंगा क्वाड्रिलेटरल, एक मैं कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन के बारे में, और एक मैं आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाऊंगा सर्किल के बारे में। ये तीन चीजों के बारे में कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। किसी बच्चे को, दो चार बच्चे जो डेली जिससे बात हो जाए भाई, वो प्लीज हैंड रेज नहीं किया करो। जिस बच्चे को अब जाना है वो जा सकता है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और पढ़ाई आप लोग खूब सारी किया करो भाई, कम से कम आप लोग 8 से 10 घंटे पढ़ा करो डेली। 8 से 10 घंटे तो आप लोगों को, जो बच्चा जॉब नहीं कर रहा उसको इतने टाइम तो डेली पढ़ना ही चाहिए, ये याद रखना। 3 घंटे मैथ्स को दो, 3 घंटे आप लोग दो इंग्लिश को। इसके अलावा रीजनिंग का एक बार बैठकर कोर्स करो, उसके बाद रीजनिंग को दो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, और जीके को दो आप 2.5 घंटे। तो ये टोटल 2 घंटे देते हो तो अपने पास टोटल 8.5 घंटे तो कम से कम आप लोग निकाला करो अपनी जिंदगी के। डेली इतने टाइम तो आप पढ़ा करो। अगर 4 या 5 महीने भी इतने टाइम अगर पढ़ोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन 5-6 महीने लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा इतने टाइम, फिर चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं। फिर मार्क्स बढ़कर 130, 135, 140 के आसपास आने शुरू होता है। फिर लगातार मेहनत करोगे तो काफी फायदा मिलता है। मैं लगाता हूं कॉल, जो लोग जाना चाहता है तो जा सकता है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कुछ बच्चों से सबसे पहले पवन जी से बात करते हैं। हेलो। हाँ राजेश जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मुझे आदेश बस इतना कीजिए। पूछ सर आपने मुझे बस इतना पूछना था। आपने जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियसली क्वेश्चन दिए थे ना सर, वो सर मैंने सोल्व करे तो मतलब हद तक सर जितने में हो सके मैंने बहुत सोल्व करे, खुद तक हो भी रहे हैं सब। लेकिन सर एक दो क्वेश्चन है जिसमें डाउट, इसमें सोल्यूशन में भी सोल्व नहीं आता उनका। डाउट हैंड कैसे रेज क्लियर में करूँ? भेजो ना तो। हैंड जो राइट में भेज दें? एसएससी ने आपको सुविधा दे रखी है हैंड रेज की, उसमें आप भेजिए, अपना हैंड रेज कीजिए, 3 क्वेश्चन तक भेज सकते हो, विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा टॉप फैकल्टी से। सर वो क्वेश्चन भी चेंज कर देते सर कौन? वो सर मैंने देखा था कि कई क्वेश्चन भी उसमें चेंज हो जाते हैं उसके अंदर ही, मतलब वो वीडियो आज दिखाते के कुछ और का अंदर प्ले करते सर अलग हो आज के जाता डाउट में, सॉरी हैंड रेज में नहीं, आज के डाउट। है। जी सर वो आज कभी के एक दो डाउट में बार जी। हो सकता है, उसको फिर परमानेंट ये मतलब कि भाई वही होता है। अच्छा अच्छा। वो एक दो बार जी कभी किसी ने कर दिया, वो उनके अन अकेडमी भी चेक करती रहती है। शुरुआत जब की थी ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन काफी सारी फैकल्टी को वहां से हटा दिया। ओके सर। ठीक है ठीक सर। है, जी थैंक यू। वेलकम भाई। अशोक जी से करते हैं आज बात। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार अशोक, कैसे हो आप? हाँ सर, बढ़िया। आप? मैं एकदम ठीक। कहाँ से बोल रहे हैं? सर, नागौर, राजस्थान। अरे वाह, बताइए अशोक। सर, मेरे मेरे को आपसे सिलेबस लिए 5 महीने हो गए। हाँ, और मेरे आपके जो बताए अनुसार मैं शायद मेरा तीसरी बार रिवीजन चल रहा है। ठीक है। पर सर, जब मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो मेरे से मैथ के क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं हो पाते। 1 मिनट या 1.25 मिनट लग जाते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। उसको जो आप पढ़ चुके हैं एक बार, उसके बाद तो हो जाते हैं क्या घर पर? तो सारे के साथ जैसे हाँ। 25 क्वेश्चन आप करते हो घर पर, तो 25 के 25 हो जाते हैं क्या फिर? हाँ सर, क्वेश्चन तो पूरे हो जाते हैं। अरे वाह। तो इसके लिए आपको क्या है यार अशोक, अब आपको सिर्फ और सिर्फ, पहले तो आपका देखिए 6-7 महीने में ये होता है कि एक नॉलेज बढ़ता है किसी भी बच्चे का। हम्म। पहला आपका नॉलेज तो बढ़ चुका है, 25 में से 25 आप बाद में कर लेते हो, अब आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि एक ऐसा चैप्टर है इसके जिसके 25 क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। हम्म। बताओ कौन सा है? सर, ये ज्योमेट्री और ये तो मेरे ना से। ना, प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर के। प्री में तो सर ज्योमेट्री और इन्हीं कहते हैं, हाँ, एडवांस में के। एक चैप्टर है जिसके 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में। सर, वो तो अभी मुझे पता नहीं है कि इतना तो वो अभी मेरे से। कैलकुलेशन है, मैं बताता हूँ आपको। हम्म। चाहे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो, चाहे अलजेब्रा का क्वेश्चन हो, एक स्टेप के बाद करना तो क्या कैलकुलेट ही है क्या? हम्म। तो कैलकुलेशन की स्पीड अगर बढ़ाओगे तो फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी। इसके लिए बैंक क्लरिकल के मैं हमेशा बोलता हूं कि सेट लेकर आओ प्रीवियस ईयर्स वाले। नए नहीं, प्रीवियस ईयर्स वाले कोई भी बुक सारी अच्छी हैं, उसके प्रीवियस ईयर्स लगाओ और उस पेपर को 10 मिनट में करने की कोशिश किया करो। जब आप 50 पेपर खत्म कर लोगे, अभी अगर आपके वहां 8 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 50 पेपर में देखना आप 16 क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, खुद अपनी स्पीड चेक कर सकते हो। हाँ सर, अब मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है। और सर, थोड़ा सा बस मुझे प्रॉफिट एंड लॉस और एस आई सी आई, इनमें थोड़ा सा ऐसे एक थोड़ी बार चीजें वापस कर लो, समझ में नहीं आती क्वेश्चन। वो वहां से एक बार वापस देख लो रिकॉर्डेड। हाँ सर, और तो सब बढ़िया समझ में आ रहा है सर। ठीक है अशोक भाई। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।
शिवानी से कॉल लगाते हैं। शिवानी ने मिस कर दिया है, एक मतलब एक लड़की से भी बात कर लेते हैं, 2 बॉयज से कर ली है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। हेलो। हेलो जी स्वाति, गुड इवनिंग, बताइए। सर। सर आपका मैथ सर मुझे बहुत समझ में आया, इससे पहले मेरा मैथ इतना वीक बट एडवांस हो रहे हैं सर अब। अरे वाह, थैंक यू। यस सर। सर मुझसे पहले अर्थमेटिक के भी नहीं होते थे, एक भी क्वेश्चन इवन मैं पढ़ने के बाद भी नहीं सॉल्व कर पाती थी। इवन अभी आपसे पढ़ने के बाद सर लगा आई कैन आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन सर। सर मेरी अरे वाह, यस सर मेरी प्रॉब्लम सर कैलकुलेशंस में आती हैं सर, और तो स्पीड भी नहीं है। तो उसके लिए 2 चीजें हैं। पहला तो जैसे मैंने अभी भी अशोक को बताया था, और एक मैंने एक बार जो अपना स्पेशल क्लास होती है ना अनअकैडमी की, यस सर। उस पर मैंने पूरी कैलकुलेशन पढ़ाई है। बाद में कभी वापस भी पढ़ाऊंगा, या तो अगले मंथ में, या कभी मैं वापस भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो स्पेशल क्लास देख सकते हो आप। सर मुझे मिलती ही नहीं स्पेशल क्लास, मैंने कई बार पूछा है। स्पेशल क्लास तो आपको, मुझे भी ऐसे तो कैसे पता होगा, ऐप में जाओगे तो स्पेशल क्लास का अलग ही सिस्टम रहता है ना। जैसे हम लोग इसके लर्निंग ऐप पर अगर पहुंचे, ये रहा, तो लर्निंग ऐप पर आपको स्पेशल क्लास मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगे आपको स्पेशल क्लासेस, सारी की सारी एक साथ। उसमें सर देख लेना, नहीं तो मैं अगली बार, अभी तो आपका है सब्सक्रिप्शन, अगली बार मैं फिर पढ़ाऊं तब वापस लाइव ले लेना, ओके सर। ठीक है ना। यस सर। सर जैसे आप बोलते हो मैथ 3 to 4 आवर्स हमें पढ़ने चाहिए, तो सर जैसे आपका 1 आवर्स हम लोग को रिवीजन कर लेते हैं सर, उसके बाद क्या पढ़े, क्या यही पहले मतलब? वाला, जैसे अभी 1 घंटे तो ये पढ़ रहे हो ना आप, जैसे मैंने आज पढ़ा है वो 1 घंटे में आप रिवाइज कर लोगे इसको। यस ज्योमेट्री सर। पढ़ना आपको 2 घंटे, उसके ओके क्वेश्चंस सर। निकालते रहना है। जैसे ही तीसरा चैप्टर हो, मैं आपको पढ़ाऊं मेंसुरेशन तीसरा चैप्टर, उस टाइम 1 घंटे तो इसको पढ़ना है और ये 2 घंटे पढ़ना है। तो कुछ चैप्टर जब मैं आपको आज से 7 महीने बाद खत्म करूंगा, तो कुछ यस चैप्टर सर। ज्योमेट्री आपके कम से कम 10 बार हो जाएगा, अगर बार 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 पढ़ोगे तो। और 4-5 बार के बाद स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। यस सर। सर जैसे हम लोग मतलब पढ़ने बैठते हैं सर, गांव से हैं तो सर बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है सर, उसका मतलब टाइम हम मैनेजमेंट या 1 मिनट कुछ? की बातचीत कर सकते हैं स्वाति यहाँ पर, क्योंकि और फिर थोड़ा लेट हो रहा हूँ मैं आज, है ना। ओके सर। सर फिर कभी कॉल कर लीजिएगा सर हाँ अगर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक गुड यू सो नाइट। मच सर। ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।